इस फैंटेसी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही घने जंगल को दिखाते हुए, जहाँ पर एक आदमी लगातार भाग रहा था। वो आदमी कुछ भी नहीं समझ पाता कि इस फॉरेस्ट से कैसे निकला जाए। चारों तरफ कोई भी जानवर नहीं दिखाई दे रहा था और बाहर निकलने का रास्ता तो होता ही नहीं। सूर्य की किरणें भी बड़ी मुश्किल से वहाँ पर आ पा रही थी। उस आदमी को तो बहुत अजीब तरीके की आवाजें भी सुनाई देती हैं, जैसे कोई क्रिएचर्स यहाँ पर मौजूद हो। वो तो सीधा लगातार आगे भागता ही जा रहा था अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलने के लिए। अब एक बोर्ड के पास आने के बाद वो देख रहा होता है कि वहाँ लिखा था कि यहाँ से कोई भी रास्ता नहीं है बाहर निकलने का। इन चीजों की वजह से वो और ज्यादा डर गया और वहाँ से तेजी से जाने लगा। हमें ये भी दिखाया जा रहा था कि कई सारे अजीब तरीके की बर्ड्स वहाँ से झुंड बनाकर निकल रहे हैं, यानी कि उन सारे बर्ड्स को किसी खतरनाक चीज के आने का अनुमान लग चुका है। वो झुंड बनाकर लगातार फॉरेस्ट के अलग अलग हिस्सों में जा रहे होते हैं। वो बेचारा आदमी अब कुछ नहीं समझ पा रहा था, तो वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। उसे यही लग रहा होता है कि पेड़ के ऊपर अगर कोई जानवर भी आएगा तो उसे पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि ये कोई जानवर नहीं बल्कि उससे भी खतरनाक चीज है। अब उनमें से ये एक बर्ड आकर सीधा उस आदमी के मुंह के ऊपर लग जाता है, जिससे कि वो कंट्रोल खोकर नीचे गिर गया। उस आदमी को बहुत ज्यादा चोट लगी होती है और वो वहीं पर बेहोश रहता है। तभी अचानक अगले मोमेंट में उस आदमी को कोई खींचने लगा और वो दूसरी तरफ लेकर जा रहा होता है। आदमी का अपने बॉडी पर कोई भी कंट्रोल नहीं और वो उसे एक गुफा के अंदर लेकर चला गया। वो अनजान आदमी चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी मदद करने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। अब हमें यहाँ शहर में मीना नाम की एक लेडी दिखाई जाती है, जो कि एक पेट शॉप में काम किया करती थी। मीना की ज्यादा कोई फैमिली नहीं होती, सिर्फ वो अपनी एक सिस्टर के साथ रहती थी। अब मीना को यहाँ पर उसका ओनर एक पैरेट को डिलीवर करने के लिए कहता है, जो कि एक जू में देना था। मीना तो अब यहाँ सारे काम समझ के उस पैरेट को देकर निकल जाती है डिलीवरिंग के लिए। एक दिन वो अपने घर में रुक रही थी क्योंकि वो डिलीवरी अगले दिन थी और वो अपने घर के सारे काम निपटा कर अगले दिन निकल भी गई। इस बड़े से जू का एड्रेस मीना को दिया गया होता है, लेकिन जब वो रास्ते में आगे बढ़ रही थी तो शॉर्टकट अपनाने के लिए वो एक दूसरे रास्ते पर चली जाती है। मीना को ये रास्ता सही तो लग रहा था, लेकिन वो क्या जानती थी कि ये उसकी पूरी डेस्टिनी ही बदलने वाला है। मीना अपनी कार की मदद से फॉरेस्ट के अंदर इंटर कर चुकी थी और ये वही फॉरेस्ट है जहाँ पर पिछला आदमी फंसा हुआ था। थोड़ा और आगे जाने पर उसे तो कोई वहाँ रास्ता ही नहीं दिखाई देता, तो वो अपनी कार से उतरकर अलग अलग जगह सर्च करने लगती है। मीना को तो अब वहाँ पर कुछ अजीब लग रहा था, जैसे कि उसके ऊपर कोई नजर रख रहा है। उसे तो बहुत ही ज्यादा अजीब जानवरों की आवाजें आ रही थी। अब हमें ऊपर की तरफ वही सारे बर्ड्स दिखाए जाते हैं जो झुंड बनाकर नेविगेट कर रहे थे, यानी इनका मतलब फिर से यही है कि वो खतरनाक चीज वापस अब आने वाली है। मीना थोड़ी देर तक वहीं रही, तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत के ऊपर जाती है। वो बूढ़ी औरत वहाँ से भाग रही थी, तो मीना मदद के लिए उसके पीछे जाने लगी, लेकिन वो बूढ़ी औरत अब काफी आगे निकल चुकी थी। इन चीजों की वजह से मीना खड़ी हो जाती है और वो नोटिस करती है कि बूढ़ी औरत दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ जा रही है। बूढ़ी औरत ने इशारा किया कि तुम जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाओ। मीना तो फिलहाल अपने पैरेट को लेकर जल्द से जल्द उस बूढ़ी औरत के पास आती है और चैम्बर के अंदर चली जाती है। बूढ़ी औरत ने कुछ ही सेकंड्स लगाए और उस दरवाजे को पूरी तरीके से लॉक कर दिया। मीना फिलहाल इन चीजों को नहीं समझ पा रही थी, लेकिन उसने जब नोटिस किया तो वहाँ उसके जैसे दो और लोग मौजूद थे और उनके ठीक आगे की तरफ एक बड़ा सा मिरर होता है, जो किस रीजन से रखा गया था नहीं आइडिया। मीना तो उस बूढ़ी औरत से पूछने लगी, तब जाकर वो बताती है कि ये सारी चीजें वॉचर्स के लिए है, वो हमें देख रहे हैं और मीना के आने के बाद तो वो खुश होकर तालियां भी बजा रहे हैं। मीना तो अब पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गई थी। वो फिलहाल इस बारे में क्वेश्चनिंग नहीं करती और जल्द से जल्द यहाँ से निकलने के लिए रिक्वेस्ट करती है। आखिर वो डरावनी चीजें कौन सी थी जिसने कि उस आदमी पर हमला किया और ये बूढ़ी औरत किन पैरानॉर्मल चीजों के बारे में बात कर रही है, ये हमें कुछ समय में पता चलेगा। वो बूढ़ी औरत जिसका नाम मैडेलिन था, वो अनजान चीजों के बारे में मीना को बता ही नहीं रही थी, लेकिन अब सुबह होने के कारण सभी अब उस चैम्बर में से बाहर निकल जाते हैं। मैडेलिन ने ये बताया कि दिन के समय हम आजाद घूम सकते हैं, सिर्फ रात के समय ही वो खतरनाक चीजें बाहर निकलती थी जिनसे बचकर हमें चैम्बर में छुपना होता था। इस मोमेंट पर भी मैडेलिन ने उन अनजान चीजों के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया होता, लेकिन मीना अब उनके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी और इस फॉरेस्ट से बाहर निकलना चाहती थी। इसीलिए अब यहाँ मैडेलिन की आगे की बात सुने बिना मीना सीधा निकल पड़ती है अपने डेस्टिनेशन की तरफ। वो पूरे फॉरेस्ट के अलग अलग जगहों पर जाने लगी, जैसे कि उसे रास्ता मिल ही जाएगा, लेकिन ऑब्वियस बात थी कि वो भी पिछले वाले आदमी की तरह
यहाँ फंस चुकी है और कितनी भी कोशिश करने के बावजूद वो नहीं निकलने वाली। मीना को तो कुछ हेलुसिनेशंस भी आने लगी थी, जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। सूर्य की रोशनी थोड़ी उसे दिखाई दे रही थी तो वो उसके पीछे ही जाने लगी। उसे लग रहा होता है कि इसको फॉलो करते हुए वो बाहर निकल जाएगी, पर फिर उसे आगे जाकर वही बोर्ड दिखाई दिया जहाँ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न लिखा था, यानी इस जगह से कोई वापस नहीं जा सकता। कुछ कुछ दूरी पर इसी तरीके के बोर्ड्स लगे हुए थे। मीना को जैसे ही लगता कि वो फॉरेस्ट से बाहर निकलने वाली है, पर वो फिर से उदास हो जाती है, क्योंकि दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे होते हैं। मीना एकदम से निराश हो गई कि वो यहाँ से कभी निकल भी पाएगी कि नहीं। बट थोड़ी देर के अंदर मैडेलिन वहां पर आती है, जो कि मीना को समझाने लगी कि तुम्हारी तरह हमने भी कोशिश की थी यहाँ से बाहर निकलने का, और हम भी तुम्हारी तरह निराश हो गए कोई रिजल्ट ना मिलने पर। तो हमें एक साथ रहना होगा और रात होने से पहले चैम्बर में वापस जाना होगा, नहीं तो फिर तुम अगले दिन का सूरज कभी नहीं देख पाओगी। मीना ने तो नोटिस भी किया कि जमीन अब हिलने लगी है, जैसे कि उसके अंदर से कोई बाहर निकल रहा है, यानी कि अब धीरे धीरे रात हो रही है और खतरनाक चीजों के आने का समय हो चुका है। मैडेलिन मीना को सिर्फ इतना समझाती है कि तुम जब भी वो साइन बोर्ड देखो तो वापस लौट जाना, क्योंकि इसे स्पेशल डिस्टेंस से बनाया गया है एक प्रोफेसर ने, जो इस पूरे फॉरेस्ट के बारे में सर्च करने आया था। मैडेलिन के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि इस पूरे फॉरेस्ट के अंदर अजीब तरीके के सोल्स मौजूद हैं। ये सोल्स एक तरीके से होस्ट का काम करते हैं, जो कि आए हुए इंसानों को हेलुसिनेट करते थे और उनसे अपना एंटरटेनमेंट कराते थे। अगर इन चीजों को जरा भी लगा कि हम इनसे दूर जाना चाहते हैं तो ये हमें मार देंगे। अब धीरे धीरे रात होने वाली थी, तो इसीलिए मीना मैडेलिन की बातें मानकर वापस चैम्बर में आ जाती है। अब यहाँ चैम्बर में मौजूद कीरा नाम की एक लड़की डांस करने लगी थी, क्योंकि वो बता रही होती है कि जो वॉचर्स हमें देखने आते हैं मिरर के थ्रू, उसे मेरा डांस बहुत अच्छा लगता है, इससे वो सभी इम्प्रेस हो जाते हैं। कीरा इसी तरीके से डांस करके उन्हें खुश किया करती। मैडेलिन ये भी समझा रही थी कि हमें रात भर इस मिरर के सामने खड़ा रहना पड़ता था, और कुछ भी हो जाए हमें इस मिरर की तरफ बैक करके नहीं सोना है, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। सुबह होने के बाद सभी फॉरेस्ट के अंदर निकल जाते हैं खाने पीने की चीजें ढूंढने के लिए। वहाँ पर पेड़ पौधों और फूल पत्तियों को खाने के अलावा उनके पास ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने इसी से गुजारा कर लिया था। मीना तो अब यहाँ कीरा के साथ और भी चीजें जमा करने के लिए फॉरेस्ट में चली जाने लगी। मीना बहुत ही क्यूरियोसिटी से कीरा से इन चीजों के बारे में पूछने लगी। कीरा को इन वॉचर्स के बारे में एग्जैक्ट चीजें तो नहीं पता, लेकिन वो एक थियरी बता रही होती है कि ये सारे वॉचर्स हमें देखते हैं। इन सारे वॉचर्स को हमें ऑब्जर्व करना अच्छा लगता है, लेकिन अगर एक गलत कदम उठाया गया तो ये एग्रेसिव हो जाते थे। वो सभी सिर्फ रात के समय निकलते थे, जो एक बहुत ही बड़ी गुफा के अंदर रहते हैं। कीरा तो मीना को लेकर उस गुफा को भी दिखाती है, जो इस जगह के अलग अलग जगहों पर फैले हैं। कीरा ने यह भी कहा कि मेरे हस्बैंड इस फॉरेस्ट से दूसरी तरफ गए हैं रास्ता पता करने के लिए, और उसे लगता है कि एक दिन वो जरूर लौटेंगे बचाने के लिए। पर शॉकिंग बात यह है कि शुरुआत में जिस आदमी को हमने देखा था वही कीरा का हस्बैंड होता है, यानी उसकी बहुत बुरी तरीके से मृत्यु हो चुकी है, जिसके बारे में कीरा को पता भी नहीं। सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे और उस मोमेंट पर मैडेलिन मीना को 3 इंपॉर्टेंट बातें बताती। अगर यहाँ पर सरवाइव करना है तो इन तीनों बातों को फॉलो करना होगा। पहली चीज मैडेलिन ने बताई कि चैम्बर में आने के बाद तुम्हें रात के समय दरवाजा हमेशा बंद करना है। तुम उसे अगर खोलकर सोओगी तो वॉचर्स अंदर आ जाएंगे। दूसरी चीज है, चैम्बर में मौजूद मिरर के सामने बिल्कुल भी बैक पोजीशन करके नहीं खड़ा होना है, और दिन के समय बिल्कुल भी उन बड़े बड़े गड्ढों के सामने नहीं जाना है। इन्हें फॉलो करने के बाद ही हम यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे। अब जब यहाँ मीना रात होने पर चैम्बर के अंदर सबके साथ सो रही थी, तो उसे क्यूरियोसिटी होने लगी। वो मिरर के सामने जाकर कान लगाकर सुनने लग जाती है कि आखिर वॉचर्स क्या कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। अब मीना वापस सोने चली गई थी, लेकिन उसने दूसरा रूल ब्रेक कर दिया। वो मिरर के सामने अपना बैक करके सो जाती है। इस बात से उन सारे वॉचर्स और अनजान चीजों को बहुत गुस्सा आने लगा और वो बहुत तेजी से चिल्लाने लगते हैं। उन्होंने तो मिरर को भी तोड़ना स्टार्ट कर दिया था। मैडेलिन को जब ये पता चला तो वो मीना को लेकर सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि लगातार इस तरीके से देखने से शायद वॉचर्स का गुस्सा शांत हो जाए। थोड़ी देर तक चिल्लाने के बाद वॉचर्स एकदम नॉर्मल हो जाते हैं और मिरर को तोड़ना बंद कर देते हैं। मैडेलिन मीना को वापस समझा रही थी कि हमें यहाँ पर सरवाइव करना है तो रूल्स फॉलो ही करने पड़ेंगे, नहीं तो उनमें से कोई भी जिंदा ही नहीं बचेगा। मीना तो अब सुबह होने पर डैनियल के साथ फॉरेस्ट के अंदर निकल पड़ी थी कुछ सामान को ढूंढने के लिए, लेकिन अब मीना को कई सारे सवाल आने लगते हैं और वो डैनियल से पूछती है कि तुमने किसी मॉन्स्टर को अपनी आंखों से देखा है कि नहीं। डैनियल का आंसर नो में होता है, यानी कि उसने सच में कभी नहीं देखा। उन्हें यहाँ पर रहते हुए 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं।
मीना को यहाँ से निकलना था, तो वो डैनियल से ये बातें कहने लगी कि मुझे लगता है कि ये सारे वॉचर्स होते ही नहीं है। ये चीजें मैडेलिन हमें बताकर गुमराह कर रही है जिससे कि वो हमें यहाँ पर कैद कर सके। हमें ये देखना ही होगा कि उन गुफा के अंदर क्या मौजूद है और जिससे हम बाहर निकलने का रास्ता पता कर सकें। डैनियल को भी एट द एंड यहाँ से निकलना था, तो वो मीना की बातों को थोड़ी देर के लिए मान जाता है और उसके बताए गए प्लान के अकॉर्डिंग काम करने लगता है। मीना ने डिसाइड किया कि वो उस गुफा के अंदर जाकर देखेगी कि वहाँ कौन मौजूद है और अंदर क्या है। उसने अपने बॉडी पर एक रस्सी बांध दी जिससे कि डैनियल ऊपर से छोड़ता जा रहा था, यानी अगर नीचे कोई खतरा आएगा तो डैनियल उसे खींच लेगा। मीना अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हुए सीधा उस गुफा के अंदर गई जहाँ पर कई सारे सामान रखे हुए थे। ये सामान इंसानों के ही होते हैं जो उनके डेली लाइफ में काम आते थे। वहाँ पर एक साइकिल, टॉर्च और एक छोटा सा कैमरा भी मौजूद था। उसने सारी चीजें ऊपर की तरफ ट्रांसफर कर दी जिससे कि डैनियल साइड में रखता जाता है। पर थोड़ी देर बाद मीना को एहसास हुआ कि उसके पीछे से कोई हाथ बाहर आ रहा है। ये हाथ जैसे ही सूर्य की रोशनी में पड़ा तो वो बहुत ही जलने लगा, यानी वो सभी सूर्य की किरणों में बाहर नहीं निकल सकते। मीना थोड़ा सा डर गई, इसीलिए डैनियल को उसने ऊपर खींचने के लिए कहा। वो दोनों जल्द से जल्द सारा सामान इकट्ठा करते हैं और वापस अपने चैम्बर के पास आ जाते हैं। अब मैडेलिन इन चीजों को देखकर पूछने लगी कि तुम सभी को ये सामान कहाँ से मिला। मीना झूठ कहती है कि उसे ये सामान फॉरेस्ट में एक्सप्लोर करते समय मिला, बट मैडेलिन इस जगह पर कई सालों से मौजूद थी। उसे ये पूरा अंदाजा था कि इस तरीके का सामान तो फॉरेस्ट में मिल ही नहीं सकता। मैडेलिन जान गई थी कि मीना जरूर उस गुफा के अंदर गई होगी और वो इसी बारे में पूछने लगी कि तुमने गुफा के अंदर आखिरकार क्या देखा। मीना यहाँ उस समय पर कुछ भी नहीं बताती। मैडेलिन इन चीजों को जान चुकी थी और वो कहने लगी कि ये चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने वाली। आगे चलकर हमें बहुत ही बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अब गुफा के अंदर से उन्हें एक कैमरा मिला था जो फिलहाल के लिए प्रॉपर वर्किंग होता है, इसीलिए अब डैनियल ने उस वीडियो रिकॉर्डर कैमरा को सीसीटीवी कैमरा में कन्वर्ट कर दिया और दरवाजे के बाहर लटका दिया। यानी वो सभी वॉचर्स और उन मॉन्स्टर्स को देखना चाहते थे कि वो कैसे दिखते हैं। सभी अब रात होने का वेट करने लगे और धीरे धीरे वो मोमेंट आ भी जाता है। उन सभी की नजर लगातार सीसीटीवी कैमरा के ऊपर ही थी, पर अचानक अब दरवाजे पर दस्तक होती है। उस कैमरा के अंदर देखने पर उन्हें इंसानी पैर दिखाई दे रहे थे जो कि अंदर आने की परमिशन मांगते हैं। उस अनजान आदमी के बात करने पर पता चला कि ये तो कीरा का हस्बैंड है जो कि इतने समय बाद उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर आया है। कीरा इन चीजों को सुनकर अपने हस्बैंड को बचाना चाहती थी और वो दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मैडेलिन उसे रोक रही थी। उसने समझाया कि ये तुम्हारा हस्बैंड नहीं बल्कि वो वॉचर्स हैं जो तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कीरा काफी जिद पे अड़ जाती है और वो इमोशनल होने लगी, पर उस मोमेंट पर मैडेलिन ने कीरा को समझाया कि अगर तुम अपने हस्बैंड को जानती हो तो उससे एक सवाल पूछो जिसके बारे में तुम दोनों को ही पता होगा। अगर उस सवाल का सही जवाब उसने दे दिया तो तुम दरवाजा ओपन कर सकती हो। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कीरा ने अपने हस्बैंड से उस बुक के बारे में पूछा जो वो उन दोनों ने साथ मिलकर पढ़ी थी, बट दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। इससे वो समझ गए कि ये उसका हस्बैंड नहीं बल्कि एक खतरनाक चीज है जो उनको दरवाजा खोलने के लिए मैनिपुलेट कर रही थी। दरवाजा ना ओपन होने पर कीरा के हस्बैंड की बॉडी ने तुरंत ही कैमरे को निकाला और उसे तोड़ दिया। अब उस चैम्बर के हर जगह से अजीब तरीके की आवाजें आने लगी और वॉचर्स शायद उस पूरे चैम्बर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैडेलिन, मीना और सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए। उन्हें समझता ही नहीं कि इन चीजों को रोकने के लिए क्या किया जाए। मैडेलिन किसी भी तरीके से सभी लोगों को लेकर खड़ी हो जाती है मिरर के सामने और उन्हें लगातार देखने के लिए कहती है। थोड़ी देर के अंदर अंदर वॉचर्स ने हमला करना बंद कर दिया क्योंकि वो इससे खुश होते थे। अब उनके जाने के बाद मैडेलिन सीधा मीना के पास आकर सच्चाई पूछती है। मीना ने सब बता दिया कि कैसे वो गड्ढे के अंदर गए थे और वो सभी सामान गड्ढे के अंदर से ही लाया गया है। मैडेलिन इस समय पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि उन लोगों ने मेन रूल तोड़ दिया था। सुबह होने पर सारे सामान को वो वापस गड्ढे में लेके जाके छोड़ देती है। मीना को ना चाहते हुए भी उस जगह पर अपनी जिंदगी काटनी पड़ती है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और अब यहाँ सर्दियों का मौसम आ जाता है, यानी कि कई महीने बीत गए थे। मीना हर सुबह बाहर निकलती और उस पूरी जगह का नक्शा अपने पास बनाने लगती। उसे एटलीस्ट थोड़ा सा होप था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो इस जगह से बाहर निकलेगी, पर शायद ये मीना का एक मिसकंसेप्शन होता है। उनके पास खाने की कमी होने के कारण उनका दिमागी संतुलन भी बिगड़ने लगा था। खास करके यहाँ डैनियल बहुत ही ज्यादा गुस्सैल हो जाता है और वो तो मैडेलिन को मारने भी लगा था। डैनियल इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि उसने कीरा को चैम्बर के अंदर ले लिया और यहाँ गुस्से में मैडेलिन और मीना को कमरे के बाहर ही छोड़ दिया होता है।
दोनों बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दरवाजा खोल दिया जाए, नहीं तो वॉचर्स आ जाएंगे, पर डैनियल उनकी बात नहीं मानता। अब तो बहुत ज्यादा रात होने लगी थी, इसीलिए मैडेलिन मीना को लेकर एक छोटे से पेड़ की टहनियों से बनाए गए घर के अंदर चली जाती है। उन दोनों को धीरे धीरे वॉचर्स के कदमों की आवाज भी आने लगी। इस मोमेंट पे जाके हमें उन खतरनाक वॉचर्स का एक झलक दिखाई जाती है। वो बहुत ही खूंखार थे और उनकी हाइट काफी बड़ी थी। वो चाहते तो अपने नुकीले दांतों से इंसानों को कच्चा चबा जाते। उन्होंने नोटिस किया बहुत सारे वॉचर्स चैम्बर के सामने जमा हो रहे हैं, जो कि लगातार उन इंसानों को देख रहे थे। पर जैसे ही उन वॉचर्स को पता चला कि चैम्बर में मैडेलिन और मीना नहीं है, तो वो उन्हें फॉरेस्ट के अंदर ढूंढने चले गए। अब वॉचर्स के वहां से निकलने के बाद मैडेलिन और मीना को मौका मिल गया वापस चैम्बर में आने का। वो डैनियल से रिक्वेस्ट करते हैं और आखिरकार डैनियल ने दरवाजा ओपन कर दिया। मैडेलिन तो डैनियल को बहुत मारती है और उसके ऊपर गुस्सा भी करती है, क्योंकि इस तरीके की बचकानी हरकत उनकी जान ले सकती थी। अब यहाँ फिलहाल के लिए वो सभी मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं, जिससे कि वॉचर्स उन पर हमला ना करे। मैडेलिन अब जाकर ये कन्फेस कर रही थी कि वो इस जगह पर जानबूझकर आई थी। उसने इन चीजों के बारे में बहुत सुन रखा था और उसे वहां जाकर एक्सप्लोर करना था कि ये सच है कि झूठ। मैडेलिन ने जितनी अफवाहें सुनी थी, उसे यही पता था कि फॉरेस्ट के अंदर कई सारी फेरीज और बहुत ही अनोखे जीव जंतु रहते हैं, लेकिन यहाँ आकर देखने के बाद उसे पता चला कि ये तो मॉन्स्टर्स हैं। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी यहाँ आकर, और अब इतने सालों से मैडेलिन यहाँ पर फंसी रह गई है। मैडेलिन ने उन सारे मॉन्स्टर्स के बारे में एक और खौफनाक बात बताई कि ये हमारे जैसे रूप बदल सकते हैं और हूबहू इंसानों जैसा बनना चाहते हैं। एक मॉन्स्टर को तो उसने देखा था जिसने कि मैडेलिन जैसी ही शक्ल बना ली थी है, और ये वॉचर्स हमें इसीलिए देखते थे ताकि हमारे बिहेवियर को समझ सके। हमें तो अब कई सारे वॉचर्स दिखाए गए जो कि दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। मैडेलिन और बाकी लोगों को भरोसा था कि वो सभी दरवाजा खोलना नहीं जानते, लेकिन अगर एक साथ कूद पड़े तो दरवाजा टूट भी सकता है। दरवाजा एकदम से हिलने लगा, जिससे वो डर जाते हैं। मीना तो अब उस जगह पर छुपने का कोई रास्ता ढूंढने लगी। अचानक उन्हें एक्सप्लोर करते हुए जमीन के नीचे एक बंकर सा दिखाई देता है। उस बंकर को वो सभी मिलकर जल्द से जल्द तोड़ने लगे और वहां का दरवाजा ओपन किया। जल्द से जल्द वो सीढ़ी की मदद से उसके अंदर आने लगे और वो दरवाजा बंद कर देते हैं। ताज्जुब की बात ये थी कि इतने साल तक रहने के बावजूद भी उन सभी को ये बंकर नहीं मिला। अंदर आने पर उन्हें वहाँ कई सारे चैम्बर्स दिखाई देते हैं, जहाँ खाने पीने के रिसोर्सेस रखे गए थे और कई सारे टेक्नोलॉजी वाले डिवाइसेस होते हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई यहाँ पर रहता था जो उनके ऊपर नजर रखने का काम करता। धीरे धीरे वो उस चैम्बर को एक्सप्लोर करते हैं और मीना यहाँ पर एक कंप्यूटर के पास आती है। उसे इस पूरी चीजों के बारे में जानना था, तो वो डेटास को चेक करने लगी। अब उसके अंदर उन्हें एक वीडियो मिलती है जो मार्टिन नाम के एक प्रोफेसर की थी। मार्टिन उन वीडियोस में सब बता रहा था कि वो यहाँ पर क्यों आया और क्या कर रहा था। प्रोफेसर मार्टिन ने ही ये पूरा बंकर क्रिएट किया होता है इन मॉन्स्टर के ऊपर रिसर्च करने के लिए। वो साल में एक बार कई इंसानों को पैसे का लालच देकर यहाँ लेकर आता और उन्हें इस चैम्बर में बंद करके उन वॉचर्स के रिएक्शन को नोट करता। अंत में वो मॉन्स्टर इंसानों को मार ही देते थे। थोड़े और आगे के वीडियोस देखने के बाद मीना और उसके साथियों को एक शॉकिंग रियलिटी पता चली। उसमें वो मार्टिन बता रहा था कि ये सारी जो खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं वो दरअसल फेरीज हैं। फेरीज पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी और इंसानों के साथ अपनी जिंदगी गुजारते, लेकिन इंसान इतने सेल्फिश हो गए कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे। कई इंसानों ने इन फेरीज के पर काट दिए और इन्हें जंगल में छोड़ दिया हमेशा हमेशा के लिए। जमीन के अंदर दफन होने और इतना बैड बिहेवियर के कारण फेरीज के बॉडी में चेंज होने लगा और आज जाकर वो वॉचर्स बन गए हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। मार्टिन लगातार उनके ऊपर रिसर्च कर रहा होता है और उसे एक फेरी ऐसी मिल गई जो उससे बहुत ज्यादा अच्छे से बातचीत करती थी। ये बाकियों जैसे बिल्कुल नहीं होती जो उनके ऊपर हमला करे। कुछ समय तो बिताता है, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया जब उनके बीच में दरार आने लगी। वो अकेली फेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो भी अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मीना सब कुछ समझ चुकी थी, लेकिन उसे पता करना था कि अंत में क्या हुआ, इसीलिए वो सारे डेटा को स्किप करते हुए आखिरी वीडियो को प्ले करती है। वीडियो के अंदर मार्टिन बोल रहा था कि अब मुझे वो अच्छी वाली फेरी को मारकर अपनी भी जान लेनी होगी। आखिर में वो इस पूरे फॉरेस्ट से बाहर निकलने का रास्ता बता रहा था कि तुम सभी को सनसेट से पहले उन पक्षियों के डायरेक्शन को नोट करना होगा जो जहाँ पर जा रहे हैं। उन पक्षियों को फॉलो करते हुए तुम्हें रास्ता मिल जाएगा फॉरेस्ट से बाहर जाने का। और अगर कोई बाहर निकल गया तो मार्टिन की रिक्वेस्ट थी कि यूनिवर्सिटी में जाकर मेरे सारे रिसर्च पेपर्स को जला दिया जाए। वो नहीं चाहते थे इन चीजों के बारे में किसी और को पता चले। मार्टिन उस फेरी को मारकर बाहर की तरफ चला जाता है। उस मोमेंट के बाद उन्हें थोड़ी सी राहत मिली थी, क्योंकि एटलीस्ट उन्हें पता चल चुका होता है कि फॉरेस्ट से बाहर कैसे निकला जाए। कीरा और डैनियल तो उस रात डांस भी कर रहे होते हैं। अब सुबह होने पर वो धीरे धीरे टनल से बाहर निकल रहे थे।
उन्होंने नोटिस किया कि सारे वॉचर्स ने उनके चैम्बर की पूरी बुरी हालत कर दी है, यानी अब उनका यहाँ पर रहना सेफ नहीं है। सभी के सभी अब फॉरेस्ट के उस डायरेक्शन में निकल चुके होते हैं जहाँ पक्षियां जा रहे थे। वो सारे बर्ड्स शाम के समय उड़ने वाले थे, इसीलिए मीना ने अपने पैरट को आजाद कर दिया, जिसके पीछे अब वो सभी जाने लगे थे। लगातार आगे बढ़ते हुए वही बर्ड्स का झुंड आ चुका था, जिसे फॉलो करते हुए वो उस डायरेक्शन में आगे जाने लगे। धीरे धीरे सनसेट भी होने वाला था और उन्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा। अब वो सभी एक नदी के किनारे आ गए जहाँ पर एक बोट थी और उसी बोट से वो लोग बच सकते थे। भी तो अंदर चले गए, लेकिन डैनियल बाहर रुकता है अपने एक साथी जॉन को बचाने के लिए। डैनियल जॉन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था, पर मीना उसे वापस आने के लिए कहती है। अब थोड़ी दूर से वो देख रहे थे कि जिसे डैनियल जॉन समझ रहा है वो एक वॉचर है और वो अपना भेष बदलकर वापस अब डैनियल को मारने लगता है। वॉचर ने बहुत बुरी तरीके से डैनियल को वहीं खत्म कर दिया और उसका रूप धारण कर लिया। वॉचर उस नदी को क्रॉस नहीं कर सकते थे, जिसका फायदा उठाकर वो तीनों लेडीज वहां से निकल जाती हैं। दूर से वो उन सारे फेरीज के झुंड को देख रहे थे जो बहुत ही खतरनाक लग रहे होते हैं। मीना बाकी लोगों के साथ वापस शहर में आ चुकी थी। अब यहाँ प्रोफेसर मार्टिन द्वारा बताया गया अनुसार मीना उनके यूनिवर्सिटी जाती है सारे डेटा को इरेज करने के लिए। पर मार्टिन के कुछ डेटा को देखने के बाद उसे एक अलग ही बात पता चली। उसमें वो पढ़ती है कि कई साल पहले इंसान और फेरीज एक दूसरे से शादी भी करते थे। उनसे जो बच्चे पैदा होते उन्हें हाइब्रिड कहा जाता, जो लोगों का रूप धारण करने में बहुत माहिर होते। इन चीजों को जानने के बाद मीना बहुत ही ज्यादा टेंशन में आने लगी और वो सीधा कीरा के पास आती है मेडेलिन के बारे में बात करने के लिए। मीना ने कीरा को बताया कि मेडेलिन और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर मार्टिन की वाइफ है, पर वो कई साल पहले कैंसर की वजह से मर चुकी थी। अगर मेडेलिन मर चुकी है तो उनके साथ जो वापस शहर में आई वो कौन थी? मीना समझ गई थी कि ये कोई और नहीं बल्कि वही फेरी है जिसने की मेडेलिन का शक्ल बना लिया था। अब यहाँ पता चलता है कि असली वाली कीरा तो अभी कार से आ रही थी, यानी जो सामने मौजूद कीरा है वो वही फेरी है। मीना वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन फेरी अपना भेष बदलकर उसे पकड़ लेती है। उस फेरी ने कहा कि मैं उन सारे फेरीज के ग्रुप में सबसे अलग थी। मैंने इंसानों को अच्छा समझा, लेकिन उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। इस मोमेंट पे जाकर उस फेरी ने मीना के सामने शॉकिंग रियलिटी रिवील की कि तुम हाइब्रिड हो, यानी कि तुम फेरीज और इंसानों दोनों के साथ रह सकती हो। और अब अचानक उस फेरी के दोनों पंख निकल आते हैं और वो उड़ते हुए चली गई थी, यानी उसने अपना डेस्टिनेशन चूज कर लिया था कि वो कहाँ जाएगी। मीना इन चीजों को एक सीक्रेट ही रखती है और अपनी बहन के पास वापस चली जाती है। वो ये मिस्ट्री को कभी सुलझा नहीं पाएगी, इसीलिए उसने किसी को बताया भी नहीं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।